हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्ट्राइक के कौन एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ज़ूफेन अपनी ओर से एक मैप को एल्डरली के तरफ देते हुए कहता है, एल्डरली 1000 आदमियों को लो और इस मैप के अंदर जितनी भी जगह है उन जगहों पर 3 फीट की गहराई में एक गड्ढा खोद दो। तो फिर एल्डरली ज़ूफेन के बात मानते हुए अपने लोगों को उन जगहों पर भेज देता है जहाँ पर वो लोग अक्षय के मुताबिक खुदाई कर रहा था और फिर मार्क किए हुए एक प्लेस पर उसे कुछ मिलता है, जो देख के वो दोनों रिपोर्ट करता है, एल्डरली हमें यहाँ पर कुछ मिल गया है। तो फिर एल्डरली वो वाला चीज देख के स्टीवर्ट जू से पूछता है, स्टीवर्ट जू ये चीज क्या है, मैंने तो इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं सुना। तो फिर ज़ूफेन कहता है, ये एक आदमी है और हमारे कबीले का स्काउट, इसे 3-4 साल पहले यहाँ पर दफनाया गया था। तो सुन के एल्डरली बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर कहता है क्या। तो फिर ज़ूफेन एल्डरली से कहता है, एल्डरली आप रेत आर्ट की क्रूरता को समझते हैं, आप जैसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर यही चीज कोई बच्चे करता है तो क्या होता। खैर आप तो ये जानते ही है, रेत आर्ट की सफलता की संभावना बहुत ज्यादा कम है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर कोई इसे मास्टर नहीं कर पाता तो उनके साथ क्या होता है। तो फिर एल्डरली कहता है, क्या वो ऐसा बन जाते हैं। तो फिर ज़ूफेन कहता है, हाँ वो इसमें बदल जाते हैं और फिर हमारा कान बन जाता है। ये बात सुन के एल्डरली बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है, ये अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है। तो फिर ज़ूफेन कहता है, अगर कोई ड्रैगन रेत आर्ट को एक तरह से मास्टर नहीं कर पाता और इसमें विफल हो जाता है तो फिर सबसे बुरी सिचुएशन में वो आदमी मर जाएगा, लेकिन अगर कोई सबसे अच्छी सिचुएशन में भी होता है तो भी उसका सारा मेरिडियन बर्बाद हो जाएंगे और फिर वो बाकी के सारे जिंदगी एक सब्जी की तरह बिताना होगा। लेकिन डीमन पथ पर एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से वो अपनी ब्रेथ को पूरी तरह से बंद करके अपनी सोल को कल्टीवेट कर सकता है और जिंदा रह सकता है। अगर कोई डिमोनिक पाथ पर उस वाली कौशल का इस्तेमाल करता है तो फिर अपनी बॉडी को ऐसा बनाकर अपनी सोल को कल्टीवेट करना पड़ेगा और फिर समय के साथ साथ आत्मा और बॉडी दोनों ही प्रकृति के साथ मिल जाएगा। देखो कैसे ये धीरे धीरे मानव स्तंभ में बदल रहा है और इसे सिर्फ एक माटी का आदमी ना समझे, बल्कि इसकी सोल की पावर हेवन प्रोफाउंड स्पार्क से भी बहुत ज्यादा है और इसकी उदारता अनुभूति के साथ ये खुद को एक ऐसा स्टेज पर ले गया है जहाँ पर प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट भी नहीं पहुँच सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कि ड्रैगन रेत आर्ट को मास्टर नहीं कर पाए और फिर मीरियर ब्राथ का ट्रेनिंग करते हुए ऐसी एक मानव पिलर बन गए। उसके बाद मिस ली और उनके आदमियों ने 7 हाउसेस के आसपास या तक कि उनके घरों के नीचे दफना दिया। इसके बाद वो अपनी आत्मा की मदद से 1000 मीटर में जो कुछ भी होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमें भेजता है। इस तरह ये 100 मील दूर हमारे स्काउट के तौर पर संबंधित है, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे माध्यम के मदद से एक स्पाई के तौर पर काम करता है और फिर उसे सुरक्षित तरीकों के साथ मेरे पास पहुँच जाता है। नहीं तो रीजन स्टेट हमारी सहयोगी के ऊपर हमला करेगा ये हमें कैसे पता चल सकता था। वो बुढ़ा एम्पर हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपने डिवाइन ड्रैगन को रीजन स्टेट के पास भेज दिया और फिर खुद के ही हाउसेस को खाली कर दिया और फिर अपनी डेविल वाला लुक देते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ हम लोग हमारी खुफिया नेटवर्क को फैलाने में देर कर दी, लेकिन फिर भी पियानो के अंदर हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब कुछ एल्डरली देख के कहता है, क्या इस धरती पे ऐसा भी कोई चीज एग्जिस्ट भी करता था। और फिर सोचने लगता है, स्टीवर्ट जू ने इसका इस्तेमाल अपनी स्पाई के तौर पर किया जो कि बाकी के हाउसेस कभी भी सोच भी नहीं सकते थे। पता नहीं ऐसी घटिया खेती पद्धति कौन बना सकता है। तो फिर ज़ूफेन से कहता है, अगर आपकी अंत इस तरह से एक जमी हुई मिट्टी के ढेर जैसा होगा तो फिर ताकतवर सोल होने का क्या मतलब है। ये तो मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी है, लगातार दर्द में जीना। तो फिर ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मौत से भी ज्यादा बदतर है और इसे जिसने आविष्कार किया वो भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। जब वो बुरे आदमी ने इसे बनाया तब उसने अपने शिष्य को अपनी आत्माओं को नष्ट करने और फिर अपनी आत्माओं को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इस कौशल का उपयोग किया था। और फिर उनकी सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद वो बुरा आदमी एक ही सालों में रेडियंट स्टेट से एक प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट बन गया था और फिर 3 सालों के बाद वो इथेरियल स्टेज पर भी पहुंच गया था। ये बात सुन के एल्डरली तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कहता है, ये पूरी प्रक्रिया तो बहुत ज्यादा स्मूथ था और इसमें खुद को भी इतना ज्यादा पेन महसूस नहीं होता होगा। तो फिर ज़ूफेन एल्डरली को रोकते हुए कहता है, इतना भी ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कल्टीवेशन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होती।
हाँ मैं जानता हूँ उनकी कल्टीवेशन के स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके शिष्य की आत्मा बहुत ज्यादा निराश और निराशा से भरी पड़ी थी, और जबकि क्रोध और निराशा उसके अंदर थी और दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसके आत्मा एक दिन बहुत ही हिस्सों में बिखर गया और उसका वहीं पर ही मौत हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं लू फैमिली के 1000 से भी ज्यादा बंदों को मानव स्तंभ में बदल देता और फिर मैंने उन्हें अपने लिए उपयोग किया होता। तो फिर एल्डरली अपने मन में सोचने लगता है, मुझे अब तक पता चलना चाहिए था स्टीवर्ट जू कभी भी कोई भी मौका अपने हाथों से चूकने के लिए नहीं देता। इससे पता चलता है इस कौशल में भी बहुत ज्यादा समस्या है। तो फिर नेक्स्ट सीन हमें इंपीरियल फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्पायर के पास भी पहुँच गया था। ज़ूफेन ने हेल वैली को हरा दिया। ये बात सुन के एम्पायर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, इतने सालों से वो कभी भी किसी चीज को नहीं लेकर कोई भी काम नहीं किया और मैं भी बिना कोई चीज लेकर उसकी हेल्प नहीं किया। और फिर उसे इतना ढूंढने के बाद आखिरकार उसने हमें खुद को प्रदर्शित किया और आखिरकार हेल वैली को पूरी तरह से नक्शों से मिटाने के लिए अपनी चाल चल चुका है। यहाँ तक कि वो डीमन ने हेल वैली के पूर्वजों की कब्रों तक भी नहीं छोड़ा है। तो फिर हमारा डुगो जिंकियन कहता है, मैजिस्ट्री जहाँ पर पूर्वजों की कब्रों को खोदने की बात आती है वहाँ पर तो वो बच्चा आगे निकल गया, क्योंकि मैं भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है वो आदमी एक आदमी है और कभी कभी मुझे लगता है वो आदमी एक असल में गधा है। तो फिर एम्पायर कहता है, ये ठीक है, मैं बस चाहता था वो कोई चाल चले, मेरी परवाह के लिए वो कुछ और भी कर सकता था और उसकी हरकतें जितनी ज्यादा अधिक विद्रोही होंगे उतनी ही मेरे लिए अच्छा है। इस तरह से अगर मैं उस बड़े हाउसेस को इंपीरियल फैमिली से बाहर कर दूं तो फिर भविष्य में कोई भी इतनी भी ज्यादा सवालात नहीं कर पाएंगे और उनके पास इतनी ज्यादा बहाने नहीं होंगी कि मैं अपनी वफादार पुराने मंत्री की याद नहीं आती। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं देखूंगा कैसे आप एक गद्दार का साथ देते हुए मेरे खिलाफ जा सकते हैं। फिर डुगो जिंकियन को सोचते हुए एम्पायर से कहता है, मैजिस्ट्री मैं कार्रवाई करना शुरू करूंगा। तो फिर एम्पायर कहता है, इतनी भी जल्दी मत करो, उन्हें थोड़ी देर थोड़ा सा घूमने फिरने दो, हालांकि मुझे लोगों को अपनी असली रूप दिखाने की जरूरत है, इसलिए ठीक है मेरे आदेश को तैयार करो। विंडिंग सिटी का 8th नोबल हाउस लू फैमिली सबसे जघन्य अपराधों में से हत्या और एम्पायर को अपमान करने की आरोपी है। मेरे आदेश से लू फैमिली को जड़ से उखाड़ना है और फिर उन लोगों के सिर मेरे पास लाना है, और जो भी ये काम कर सकता है उनके इनाम के तौर पर मैं उन्हें एक नोबल हाउस घोषित करूंगा। तो फिर एम्पायर की खबरी ये खबर लेते हुए बाहर की ओर चला जाता है। तो फिर ये सारी चीज देख के हमारा डुगो जिंकियन सोचने लगता है, अगर स्टीवर्ट जू के सिर पाना इतनी भी ज्यादा आसान होती तो फिर ये लोग पहले ही उसे मार नहीं दिया होता। हालांकि एम्पायर की ऑर्डर अभी भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मैं अपनी सेना को आदेश दे सकता हूँ जब लू फैमिली और रीजन स्टेट आपस में लड़ रहे होंगे। इससे मैं मेरे सेना को एक उचित आराम दे पाऊंगा। और फिर एक सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं मेरे सेना को पहले से ही तैयार कर रखूंगा ताकि वो लोग सही समय पर सभी लोगों को मिटा सके। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन सेकंड प्रीस्ट के हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है, चार्मिंग अब कहाँ है, यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा मसला हो चुका है। तो फिर बटलर मिंग कहता है, यंग मास्टर शांत रहिए, हर चीज का एक समाधान है, इसीलिए आप जितना शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो फिर सेकंड प्रिंस कहता है, सर यो मिंग आप बिल्कुल एक अलग तरह से बने हैं, मेरे लिए आप बहुत अच्छे स्टीवर्ट हैं। मैं हमेशा से ही इन सारे चीजों के बीचों में रह रहा हूँ, इसीलिए मैं शांत नहीं रह सकता, लेकिन मैं ये तो जान सकता हूँ चार्मिंग बहुत अच्छे सलाहकार है। मैं ये आशा जरूर करता हूँ आगे भी चार्मिंग मुझे सलाह देते रहेंगे। तो फिर बटलर मिंग अपनी चाय को लेते हुए कहता है, मैं जानता हूँ सेकंड प्रिंस बहुत ज्यादा दयालु है, लेकिन अब क्या हुआ क्योंकि आप इतनी जल्दी और इतनी एक्साइट में मेरे पास चला आया। तो फिर सेकंड प्रिंस कहता है, ओ ये उतनी भी ज्यादा जरूरत की बात नहीं है, क्योंकि मेरी स्पाई लोगों ने कहा है ज़ूफेन हेल वैली के ऊपर हमला कर दिया है और फिर हेल वैली को पूरी तरह से मिटा दिया है। जो चीज सुन के मास्टर मिंग अपनी चाय को फेंकते हुए कहता है, क्या? तो फिर इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आएंगे रीइंकार्नेट के ऊपर। अगर कोई रीइंकार्नेट देखता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।